तिरंगे की रचने की घटना बात करेंगे आज ना। ये तिरंगा ऐसा कैसे बना, जैसा ये आज दिखता है कि 1947 के दौर में भी ऐसे ही दिखा करता था क्या, 1857 क्रांति जब हुई तब भी ऐसे ही दिखा करता था। इसका डिजाइन किसने दिया, ये जो 3 कलर हैं इसमें, इन 3 कलर का क्या मतलब है, 3 कलर लेने की क्या जरूरत पड़ रही थी, और ये जो बीच में चक्र होता है इस चक्र का क्या मतलब है, कैसे कैसे इसमें बदलाव आए, इसका क्या नियम कानून है और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों होनी जरूरी है, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। आइएगा शुरू करते हैं। कहानी शुरू करता हूं मैं 1857 के दौर से। दादा भाई नेहरू ने एक बात रखी, जब बहुत बड़ी क्रांति चलने जा रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए एक फ्लैग की जरूरत है। एक्चुअली फ्लैग का ये मतलब होता है कि कोई भी जो समुदाय है वह क्या करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो सब चीजें फ्लैग में झलकाई जाती हैं। ये इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी प्रतिनिधित्व करने के लिए जो सबसे चीज ज्यादा आगे चले उसका ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्लैग होना चाहिए। तो जब 1857 के दौर में दादा भाई नेहरू ने ये बात करी तो एक झंडा बनाया गया जिस पर सिर्फ 2 ही कलर हुआ करते थे, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। ये जो ग्रीन कलर था ये मुस्लिम समुदाय को निरूपित करता था और जो रेड कलर था ये हिंदू समुदाय को निरूपित करता था। उस समय के दौर में सिर्फ 2 ही कलर लिए गए थे। वजह ये थी क्योंकि यही 2 समुदाय थे ऐसे जो पूरे भारतवर्ष के अंदर आज़ादी के लिए बहुत बड़े स्तर पर लड़ाई कर रहे थे। समुदाय तो और भी थे लेकिन हिंदू और मुस्लिम समुदाय जो 2 थे ये बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे थे, इसलिए फ्लैग में इन दोनों का ही रिप्रेजेंटेशन था। ये चल के बात हुई इस समय के दौर में जब 1857 में ये झंडा बना तो इसे भारत का झंडा नहीं कहते थे, ना ही तिरंगा कहते थे, इसका नाम था कलकत्ता का झंडा। बाद में चल के ये क्रांति फेल हुई और जब ये क्रांति फेल हुई तो धीरे धीरे आगे चल के बात बढ़ी और बात आई 1905 में बंगाल विभाजन की। बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था स्वराज आंदोलन। जो स्वराज आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां पर एक और फ्लैग बनाया था। उस फ्लैग में उन्होंने पहली बार 3 कलर लिए, लेकिन वो ये 3 कलर नहीं थे। उन्होंने हरा कलर रखा था लेकिन वो सबसे ऊपर हुआ करता था और नीचे रेड कलर था। ये जो केसरिया है ये पहले रेड कलर हुआ करता था और ये सबसे नीचे था और बीच में जो सफेद रंग की पट्टी है उस समय के दौर में ये पीले रंग की पट्टी हुआ करती थी और यहाँ पर चक्र की जगह वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम का मतलब होता है अपनी माँ को वंदना करना। यहाँ जो माँ है वो भारत माँ की बात चल रही है। और जो नीचे रेड कलर की पट्टी थी इसमें 2 चिन्ह हुआ करते थे, एक चंद्रमा का और एक सूर्य का। चंद्रमा को अर्ध चंद्रमा रखा गया था जो मुस्लिम समुदाय का प्रतीक होता है और जो सूर्य है वो हिंदू समुदाय का प्रतीक होता है। ऊपर चल गई जो हरे रंग की पट्टी थी इसमें 8 सफेद रंग के अर्ध खिले हुए कमल भी रखे गए थे और इनका यह मतलब ये था ये पूरी आज़ादी इस समय जो 1905 का जो दौर हुआ था उस समय बंगाल विभाजन में हुआ ये था कि मुस्लिम मेजोरिटी एक तरफ और हिंदू मेजोरिटी एक तरफ। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी झंडे के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि हम अभी भी साथ में हैं और हम साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए अर्ध कमल का इस्तेमाल किया गया। उसका मतलब यह है कि हम पूर्ण तरीके से विकसित होना चाहते हैं लेकिन हमें विकसित होने नहीं दिया जा रहा है। तो वो फ्लैग को ये इस तरीके से कर रहे थे। अच्छा, वो फ्लैग सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के ईडन पार्क में फहराया गया था। अच्छा, यही फ्लैग आगे चल के विदेशी धरती पर कांग्रेस का इंटरनेशनल अधिवेशन था, 7th अधिवेशन था जिसमें मैडम भीका जी ने यही फ्लैग फहराया था। अभी तक इसका नाम तिरंगा नहीं था और ये सब कलर नहीं थे, वही सब चीजें चल रही थी। ठीक है, आगे चल के 1915 का दौर आया और गांधी जी फिर से एक्शन में आ गए। अब गांधी जी की मुलाकात एक अधिवेशन में पिंगले वेंकैया से हुई। पिंगले वेंकैया आंध्र प्रदेश में रहने वाला विजयवाड़ा का एक किसान था जो पहले आर्मी में भी काम कर चुका था। इनकी मुलाकात उनसे हुई तो गांधी जी ने कहा कि भाई एक ऐसा फ्लैग तैयार करो जो पूरे राष्ट्र को निरूपित करता हो, जिसमें पूरा का पूरा राष्ट्र आ जाए। और अब समुदाय की बात नहीं चल रही है, अब राष्ट्र को कुछ रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसी चीज बना के तैयार करो और उस फ्लैग के अंदर हमारे आज़ादी में क्या क्या चीजें गई हैं, क्या सेक्रीफाइस हुए हैं और कैसे हमने आज़ादी ली है और आज़ादी लेने के बाद हम कैसे लड़ेंगे, इस तरीके का दौर आए। क्योंकि अब 1915 आ गई थी और धीरे धीरे गेम बदलने लग गया था और वो जान गए थे सभी लोग कि हम जल्दी ही आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आगे चल के वही साइन अडॉप्ट किया जाएगा, तो ऐसा एक फ्लैग तैयार करो। तो पिंगले वेंकैया ने 1916 से 1921 के दौर में पूरे विश्व भर के जितने भी देशों के झंडे होते हैं उन सबका अध्ययन किया और एक अपना इंडियन फ्लैग तैयार किया। अब पहली बार यहाँ जो अभी से पहले वाला जो झंडा था
उसमें ये जो लाल कलर की पट्टी है वो नीचे हुआ करती थी, लेकिन पहली बार इन्होंने इस लाल कलर की पट्टी को ऊपर करा और इसका रंग लाल नहीं रख के केसरिया कर दिया। अभी इस पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया था। पीली पट्टी को हटाया गया और बीच में सफेद रंग की पट्टी डाली गई और नीचे ग्रीन कलर का पट्टा कर दिया। अब जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही उस समय के दौर में उन्होंने बनाया था, लेकिन बीच में जो चक्र है उसकी जगह उन्होंने चरखा रखा था पिंगले वेंकैया ने, और इसका नाम पहली बार 1921 में तिरंगा रखा गया। तो इसलिए सवाल कई बार एग्जामिनेशन क्रिएट भी करता है कि सबसे पहले इसका डिजाइन किसने दिया, तो पिंगले वेंकैया ने दिया और 1921 में इसको तिरंगा कहा गया और इसको फिर धीरे धीरे अधिवेशनों में फैलाया जाने लग गया। अच्छा, 31 दिसंबर 1929 को गांधी जी ने पहली बार यही झंडा लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वहां पर फहराया गया था और फिर धीरे धीरे ये झंडा पूरे भारत में फैलने लग गया। अब समय आया आज़ादी का। 15 अगस्त 1947 से सही 24 दिन पहले 22 जुलाई 1947 को एक कांग्रेस की बैठक हुई, संविधान की बैठक, जिसमें इंडियन फ्लैग का पूरा मूलभूत जो ढांचा था, डिजाइन था, वो पूरा सेलेक्ट करके और पूरे भारतवर्ष में वही फ्लैग बताने के लिए एक बैठक करनी थी। तो भीमराव अंबेडकर की एडवाइस पर यहाँ पर जो उन्होंने चरखा रखा था गांधी जी का, इसको हटाकर चक्र कर दिया और ये जो चक्र था वो अशोक के सारनाथ शिलालेखों से लिया गया था, जिसमें 24 तीलियां थी। ये भीमराव अंबेडकर की एडवाइस थी, बस बाकी सारा डिजाइन ऐसे ही रखा। इन तीनों पट्टियों का जो रेशियो है वो सेम है, मतलब कोई भी ज्यादा नहीं है कोई भी कम नहीं है। और इस तरीके से 22 जुलाई 1947 को तिरंगे का मूलभूत आधार डिजाइन तैयार हुआ, जो पिंगले वेंकैया ने दिया था। ये बात हुई कि ये कैसा अस्तित्व में आया, जब से 1947 से लेकर और आज तक ये डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके नियम कानून में बदलाव किए गए। अभी बात करते हैं इनके कलर की, ध्यान समझिएगा। जो ये केसरिया कलर है, पहले ये रेड कलर हुआ करता था। एक्चुअली क्या था, इसको सैफरॉन बनाने के लिए ये वजह थी, जब लाल कलर जो होता है ना और उसमें कोई भी क्रांतिकारी है या कोई भी चीज है, तो लाल कलर जब मिट्टी में मिलता है, मिट्टी का मतलब यहाँ भारत माता को समर्पित हो जाता है, आजादी की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते, तो सेक्रीफाइस हो जाता है। तो जो रेड कलर में जब मिट्टी मिल जाती है तो हल्का सैफरॉन की तरफ बढ़ता है, इसलिए सैफरॉन रखा गया। और इस सैफरॉन कलर का यह मतलब था सेक्रीफाइस और करेज को दिखाना, किसी ने हिम्मत दिखाई और अपना सेक्रीफाइस दे दिया। जैसे कि भगत सिंह की बात करें तो उन्होंने अपनी जो खून था वो भारत माता को समर्पित कर दिया, इस वजह से इसको सबसे पहले यहाँ पर रखा गया। दूसरे में व्हाइट कलर था। व्हाइट कलर का मतलब सीधा शांति से होता है, मतलब हमें पीस चाहिए, ट्रुथ चाहिए, प्योरिटी चाहिए, पीटीपी होती है ऐसे, तो उन्होंने व्हाइट कलर को रखा पीस के लिए, शांति के लिए, सच्चाई के लिए और प्योरिटी के लिए। नीचे ग्रीन कलर का, सब जानते हैं ग्रीन कलर का मतलब ग्रीन रीसम मतलब होता है इसका, और ग्रीन कलर का मतलब है प्रोस्पेरिटी, मतलब समृद्धता को दिखा रहा है, मतलब आगे बढ़ने के लिए। इनको इसी ऑर्डर में रखा जाना था क्योंकि सबसे पहले सेक्रीफाइस हुए थे, किसी ने हिम्मत दिखाई और सेक्रीफाइस दिए, क्योंकि हमें शांति चाहिए थी, सच्चाई चाहिए थी, और उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पर हमें आगे बढ़ना था, मतलब प्रोस्पेरिटी चाहिए, समृद्धता। अच्छा, बीच में चक्र क्यों रखा गया? देखो, चक्र का मतलब होता है जो कभी रुके नहीं। चक्र होता ही है ना जो कभी रुके नहीं, जैसे कि कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र हुआ करता था, वो कभी रुकता नहीं था। ऐसे ही ये वाला चक्र है जो कभी रुकेगा नहीं, और ये हमारी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है कि हमें हमेशा काम करते रहना है, तो ये कंटिन्यूटी का डिनोट कर रहा था। इसमें 24 तीलियां क्यों रखी गई? 24 तीलियों का सीधा मतलब है 24 घंटे, 24 घंटे काम करना है। दूसरा 24 तीलियों का मतलब है मनुष्य के 24 गुण। तीसरा 24 का मतलब यह है कि भारत में बन रहे 24 धर्मों को अलग अलग प्रतिस्थापित करना। ये 3 इसके मतलब थे। मनुष्य के गुण ऐसे मान लीजिएगा जैसे कि उसकी सच्चाई, अखंडता, उसकी संप्रभुता और उसका मान सम्मान, प्यार, लगाव, ये सब मनुष्य के गुण है। किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, और शांति, ये सब चीजें। तो मनुष्य के गुणों की बात करेगी, इन्हें इस ऑर्डर में रखा गया। अच्छा, ये वाली बात हुई, इसका ये अर्थ हो गया। आगे चलते हैं, इसको फहराने की बात भी है। अगर स्वतंत्रता दिवस होगी तो प्रधानमंत्री झंडा फहराएंगे, और अगर 26 जनवरी होगी मतलब गणतंत्र दिवस, जो अब से कुछ दिनों में आने वाली है, 2-3 दिनों के अंदर आने वाली है, उस समय राष्ट्रपति झंडा फहराएंगे। ऐसा क्यों है, इस बात को भी समझ लीजिएगा, ध्यान समझो। जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को,
तो कलकत्ता से लेकर अब बात दिल्ली में आ गई थी। अब सब कुछ जो हो रहा था वो दिल्ली में हो रहा था और ये राष्ट्र के लिए झंडा निरूपित करा गया था। तो आधी रात के बाद सबसे पहला तिरंगा जवाहरलाल नेहरू ने प्रिंसेस पार्क पर फहराया। प्रिंसेस पार्क संसद और जो गेट्स वे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट और संसद के बीच में प्रिंसेस पार्क पड़ता है, वो बहुत छोटा था, अब तो वो अनयूज्ड है। सबसे पहला झंडा वो वहीं फहराया गया था। बाद में ये परंपरा लाल किले से कर दी गई। अच्छा, जब 1947 था उस समय के दौर में हमारे देश का कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट हुआ करती थी, क्योंकि उस समय तक संविधान लागू नहीं हुआ था और हमारे पास फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति नहीं था। तो सब कुछ जो काम था वो प्रधानमंत्री को ही करना था। लेकिन समय आया 26 नवंबर 1949 का, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। अच्छा, पूरी तरीके से संविधान लागू नहीं हुआ था, कुछ ही आर्टिकल लागू किए गए थे अधिकार तरीके से लेकर, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया और हमें फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया प्राप्त हुआ, मतलब राष्ट्रपति। अच्छा, उसका मान बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ये फहराते हैं राजपथ से। अभी हाल फिलहाल में बीते सितंबर 2022 को राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वह होता है राजपथ। अब उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अब हर चीज कर्तव्य पर चल रही है, इसलिए इनका नाम भी इन्हीं चीजों पर रख दिया गया है। कर्तव्य पथ पर ही राष्ट्रपति वहां पर झंडा फहराते हैं, फिर वहां पर रैली निकलती है और जितनी भी झांकियां वगैरह होती है सब सारा प्रोग्राम वहीं होता है। राष्ट्रपति बैठकर वहां पर उसे देखते हैं। तो ये दो बात क्लियर हुई कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराएंगे और लाल किले के दिन, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद से जो स्वतंत्रता का दिवस दिन आएगा उसमें प्रधानमंत्री हमेशा झंडा फहराएंगे, वो लाल किले से फहराते हैं। ये दो बात क्लियर हुई। 1950 के दौर से ये वाली घटना शुरू हो गई थी, क्योंकि सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 1950 से राष्ट्रपति फहराने लगे और लाल किले पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराने लगे। ये एक बात क्लियर हुई। अच्छा, धीरे धीरे इसके अस्तित्व की बात चली तो लोग फहराने लगे झंडे को। तो उसके बाद फहराने के बाद कोई इसको फेंक दे रहा है, कोई इसको कुचल देता है या आग लगा दी, इस तरीके से अपमान होने शुरू हो गए। तो 26 जनवरी 2002 को भारतीय झंडा समिति एक बनी, जिसमें कुछ नियम कानून बताए गए और उसके दौरान इसको फॉलो करना जरूरी हो गया। ये कानून था कि कोई भी इंडियन फ्लैग को जलाएगा नहीं, कोई भी कुचलेगा नहीं, कोई भी इसको मिसयूज नहीं करेगा। अगर ऐसा करते हैं तो 3 साल की आपको सजा होगी या फिर जुर्माना लग सकता है या दोनों चीज भी लग सकती है। दूसरा, इसको बनाने का क्राइटेरिया भी कर दिया गया। जैसे अब हर कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना इसको बना सकती है। कर्नाटक में हुबली के पास एक जगह है, उसका नाम है खादी ग्राम उद्योग कमीशन। उसको ये लाइसेंस प्राप्त है कि सिर्फ वही पूरे भारत में इंडियन फ्लैग को बना सकता है। और उसको बनाने के लिए कुछ नियम कानून है, जैसे कि इसकी जो लंबाई होगी वो 3 होगी और चौड़ाई 2 के रेशियो में होगी, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब 3:2 को समझ लीजिएगा, आपको जितना मर्जी बड़ा फ्लैग बनाना है बना लो, लेकिन जो रेशियो है वो 3:2 का मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर इसको 60 कर दूं तो ये 40 होगा, मतलब 60 लंबाई कर दो, 40 चौड़ाई कर लो। मैं इसको 75 कर दूं तो ये 50 होगा, लंबाई आप 75 कर लो, 50 चौड़ाई कर लो। मैं इसको 150 कर दूं तो ये 100 होगी। मैं इसको 300 कर दूं तो ये 200 होगी। मैं इसको 900 कर दूं तो ये 600 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 3:2 का जो 3:2 है ये रेशियो मेंटेन करना है। बाकी तुम कितना मर्जी चाहे बड़ा बना लो, इन तीनों को बराबर बराबर रखना है। ये वाली बात उस जो समिति बनी थी उसमें ये वाली बात बोली गई। अच्छा, जब बड़ा होने की बात आई तो पूरे भारतवर्ष में कर्नाटक में एक जगह है बेलगाम, वहां पर सबसे बड़ा इंडियन फ्लैग फहर रहा है। ये भी एक सवाल कई बार पूछता है। उसकी जो लंबाई है वो 110 मीटर है, अगर फिट में देखेंगे तो लगभग 360 फीट बैठेगी। ये सबसे बड़ा लंबा जो है फ्लैग कर्नाटक के बेलगाम में फैल रहा है। ठीक है। अच्छा, बात एक और करते हैं, ध्यान समझना इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने सुना होगा कि 1 दिन का राष्ट्रीय शोक है, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका भी सीधा मतलब नेशनल फ्लैग से ही है। ध्यान समझो, जब भी कोई देश में ऐसी घटना होती है जो देश हित के लिए नहीं है या फिर कोई
देश की बड़ी हस्ती जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई और बड़ी हस्ती अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो राष्ट्रीय शोक होता है 1 दिन का, 2 दिन का। इसका क्या मतलब है? देखो, बंद तो नहीं कर सकते। राष्ट्रीय शोक का मतलब ये नहीं कि पूरा भारत बंद है। अगर इकोनॉमिस्ट की माने तो अगर 1 दिन के लिए भारत बंद हो तो 25 से 30 हजार करोड़ तक का नुकसान भारत को भरना पड़ेगा अगर 1 दिन के लिए भारत बंद कर दिया जाए। तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो क्या करा जाता है? उनके मान के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी, जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें कोई भी नई नीतियां नहीं बनेगी, कोई भी नया कार्यक्रम नहीं होगा, नहीं किसी नए कार्यक्रम की आयोजन किया जाएगा। 1 दिन का होगा या 2 दिन का होगा। दूसरा क्या मतलब है? दूसरा मतलब नेशनल फ्लैग से है। आपने सुना होगा नेशनल फ्लैग को झुका दिया जाता है। जब राष्ट्रीय शोक होता है तो जितने भी सरकारी महकमे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद और जितने भी महकमे बने हुए हैं, हमारे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड भर के अंदर हमारी एम्बेसीज भी हैं, वहां पर जो इंडियन फ्लैग फहर रहा है उसमें इस फ्लैग को झुका दिया जाएगा। झुकने का मतलब समझो, ऐसे नहीं इसको पलट देंगे। अभी तो ये यहां पर है, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा नीचे कर देंगे। अब ये यहां पे है तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। जितना ज्यादा ये नीचे होगा उतना ज्यादा गहरा राष्ट्रीय शोक भारत में होगा। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। जितना नीचे होगा मतलब इतना गहरे शोक में देश है। ये सिर्फ प्रतीक होता है कि लोगों को बताने का, दुनिया को बताने का कि हम शोक में हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया जाता है। वही अब सारे सरकारी महकमों में ऐसा होगा। अगर 1 दिन के लिए है या 2 दिन के लिए, सब ऐसा ही करते हैं। ये एक वाली बात हो गई कि झंडे को जब राष्ट्रीय शोक बनता है तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के साथ हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी कि जितने भी संहिता है वो क्या होती है, इसका नियम कानून क्या है, कैसे फहराया जाता है। फहराने के लिए भी एक बात समझ लो कि अगर झंडे को फहराया जा रहा है तो शंख देखो, नॉर्मल जो लेमैन पीपल है वो तो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी महकमों में जैसे इंडियन आर्मी वगैरह वो बिल्कुल फॉलो करती है नियम के अनुसार। जब झंडा ऊपर की तरफ जाएगा तो शंखनाद जो होगा, शंख घोष होगा, उसकी ध्वनि ऊपर बढ़ रही होगी। और जब ये नीचे उतारा जाता है तो शंख घोष की ध्वनि नीचे की तरफ होती है। जैसे जैसे वो नीचे आती है तो झंडा भी नीचे आ जाता है। और जब ऊपर करना होता है, और ये एक रस्सी से बंधा होता है, गोल रस्सी से, इस तरीके से एक रस्सी बंधी होती है इसके चारों तरफ। उस रस्सी, एक रस्सी ऊपर ले जाने के लिए, एक नीचे ले जाने के लिए। अगर ऊपर भेजना है तो उसको खींचा जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नीचे लाना है तो इधर की तरफ से खींचा जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ऊपर भेजना है तो शंख घोष थोड़ी की उसकी जो साउंड है वो तेज कर दी जाएगी, और अगर नीचे उतारना है तो उसकी नीचे कर दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसका डिजाइन पूरा तैयार हुआ। इसके नियम कानून बनाए गए, लोगों को क्या है ये बताया गया। पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा ही नेशनल फ्लैग है जिसको आप नॉर्मल यूज में नहीं ले सकते हैं। ये भी उस झंडा समिति ने ही बनाया था कि कोई भी, जैसे पूरे आप देखते हैं ना मूवीज वगैरह में, अमेरिका का झंडा पहन रखा है, उसके अंडर गारमेंट्स बना लिए, उन्हें पहनकर घूम रहे हैं। इंडियन फ्लैग के लिए आप ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग कमीशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कपड़ा बनाने वाली कंपनी शर्ट बनाएगी, बनियान बनाएगी तो तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और जनरली जब ये बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं तो इसमें खादी के कपड़े का इस्तेमाल होता है, और अब प्लास्टिक के, कागज के परिस्थिति के अनुसार भी बनने लगे हैं। इस तरीके से पूरे झंडे की जानकारी है आपको। उम्मीद है आपको सब पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होंगे। जय हिंद।